हेलो एवरीवन, माय सेल्फ जय शर्मा। स्वागत है नर्सिंग फाउंडेशन की एक और नई क्लास में, जिसमें आज हम पेशेंट्स की जो पोजीशनिंग है कि पर्टिकुलर बेड के ऊपर किस प्रकार से पेशेंट को किस कंडीशन में कौन सी पोजीशन देनी है, उस सब के बारे में हम बात करेंगे। लेट्स मूव टू आवर फर्स्ट स्लाइड। पोजीशनिंग का मतलब क्या होता है कि अ प्लेस वेयर समवन और समथिंग इज लोकेटेड और हैज बीन पुट। एक ऐसी जगह जहाँ पे पेशेंट को या फिर किसी भी जो ऑब्जेक्ट है उसको रखना। लेकिन अभी हम पेशेंट पोजीशनिंग की बात करें तो पेशेंट को ही हम इस जगह पे रख के देखेंगे कि उसको लोकेट करना कि किस प्रकार से जो है उसका कंफर्ट हो जाए, वो उसको रिलीफ मिल जाए। जिसमें सबसे पहले हम टाइप ऑफ पोजीशनिंग की बात करते हैं, जिसमें आती है सबसे पहले फॉउलर पोजीशन। फाउलर पोजीशन हमको पता है किस प्रकार की होती है। इस प्रकार से हमको जो है पेशेंट को करना होता है, लाई करना होता है। उसके बाद में हमारे को जो है सुपाइन विद द हेड आर एलिवेटेड। सुपाइन पोजीशन का मतलब सीधे लेटना, सीधे ऐसे जो हम सोते हैं उसको सुपाइन पोजीशन कहते हैं। एस फॉर सुपाइन, एस फॉर सीधा लेटना या स्लिप, स्लिप पोजीशन। एस फॉर सुपाइन और एस फॉर स्लिप, that condition is known as supine position, supine position। और हाई फॉर्मुलर पोजीशन में क्या होगा, सेम सुपाइन पोजीशन, सीधा तो लेटा है लेकिन उसको थोड़ा सा एलिवेट कर देंगे 80 से 90 डिग्री तक। यानी कि हमारे को जो है पेशेंट को इस प्रकार से जो है एलिवेट कर दिया, इस एंगल पे जो है हम पेशेंट को एलिवेट कर देंगे। दैट आर कंसिडर्ड एज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ राइल्स ट्यूब। राइल्स ट्यूब के जो एडमिनिस्ट्रेट करना होता है, राइल्स ट्यूब का मतलब होता है जो फीडिंग ट्यूब हमने पढ़ी है अभी पिछली क्लास में, उसके लिए कि एडमिनिस्ट्रेट फॉर्मुलर पोजीशन राइल्स ट्यूब करेंगे। और फॉर्मुलर पोजीशन और स्टैंडर्ड पोजीशन जो होती है, नॉर्मल सा हेड एलिवेटेड होना चाहिए बेड का, कितना 45 से 60 डिग्री। ध्यान रखना कितना होना चाहिए, 45 से 60 डिग्री होना चाहिए। उसके बाद में सेमी फॉर्मुलर पोजीशन की मैं बात करूं, तीन तरह से होती है। ध्यान रखना कितने प्रकार से होती है हमारी फॉर्मुलर पोजीशन। ये फ्लो चार्ट बना लेना। Fowler position are of three kinds. That is high Fowler position, low Fowler position, and semi Fowler position। इस प्रकार से हम एलिवेट करते हैं। देन हम बात करते हैं सेमी फाउलर पोजीशन की, तो 30 टू 45 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, नॉट सेंटीग्रेड, 30 टू 45 डिग्री जो है आपको पेशेंट को उस एंगल पे उसके हेड को एलिवेट कर देना है बेड से। देन हम बात करते हैं लो फाउलर पोजीशन के, 15 से 30 ही करेंगे लो फाउलर के अंदर, 1 2 एंड 3। दैट काइंड ऑफ द एंगल जो आप बनाते हो उस चीज को हम कहते हैं। अब इंडिकेशन कब कब आप कर सकते हो, सबसे पहले जब पेशेंट को डिफिकल्ट होता है ब्रीदिंग में, जब हमने स्टर्म दे रखा है, इसको क्या कहते हैं हम, डिस्निया कहते हैं। इस टर्म को हम क्या कहते हैं, डिस्निया कहते हैं। दूसरी जो चीज है, अगर पेशेंट को एब्डोमिनल ड्रेनेज करना है ना, उसकी एब्डोमिनल कैविटी से अगर मान लो कोई फीडिंग है तो उसको ड्रेन करना है, बाहर निकालना है, तो उस समय जो है हम एब्डोमिनल कैविटी को ड्रेन करने के लिए कर सकते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड कब होती है, जब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की सर्जरी होती है, तब इस प्रकार की हम पोजीशन नहीं देते, क्योंकि इस प्रकार की पोजीशन देने से पेशेंट का जो हेड है, इंट्राक्रेनियल जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है। वो उस कारण से जो है पेशेंट को हम ये पोजीशन नहीं देते हैं। दूसरी हमारी पोजीशन दे रखी है हमारे को प्रोन पोजीशन। इस पोजीशन में जगत के सारे लोग सोते हैं। हमको पता है, घर पे गए और जाते ही ऐसे बिस्तर पे पड़ जाते हो तुम लोग, और वो जो सोते हो, क्या नींद आती है। तो वो प्रोन पोजीशन होती है। लाइंग ऑन द एब्डोमिनल एंड टर्न द हेड साइड। पेट के बल उल्टे लेट जाओ और आराम से अपनी गर्दन को साइड कर दो। कब करते हैं, प्रेशर सोर को रिलीव करने के लिए। जो प्रेशर सोर का दूसरा नाम क्या होता है, ये चीज ध्यान रखना। पहली बात तो शोर का मतलब क्या होता है, शोर का मतलब होता है प्रेशर पड़ने के कारण जो छाले अल्सर हो जाते हैं। ये लिख लो पहले तो कि जो इसका मतलब होता है अल्सर, तो अल्सर हो जाना। दूसरी जो चीज है, इसके नाम क्या है, प्रेशर शोर का दूसरा नाम।
प्रेशर सोर का जो दूसरा नाम है वो क्या है हमारा? दैट इज डेक्यूबिटस अल्सर। और दूसरी जो चीज है वो क्या है? एक तो डेक्यूबिटस अल्सर है, दूसरा नाम क्या है इसका हमारा? एक तो डेक्यूबिटस अल्सर कहते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है? बेड सोर। प्रेशर सोर का दूसरा नाम है बेड सोर भी होता है। यानी कि बेड पे एक ही पोजीशन में, यानी एक ही तरीके से आप लेटे लेटे 6 घंटे 7 घंटे बिठा दो, उस जगह ब्लड सप्लाई की जो है वो क्या हो जाता है? ब्लड सप्लाई कम हो जाता है, जिसकी वजह से स्टीमिया हो जाता है। स्टीमिया धीरे धीरे नेक्रोसिस में बदलता है, छाले वगैरह में बदल जाता है, ताकि वो पेशेंट जो है, फिर आप देखते हो घाव हो जाते हैं, अलग अलग प्रकार के घाव हो जाते हैं। उसी चीज को हम जो है प्रेशर सोर कहते हैं। इसके अलावा दूसरी जो चीज है, फॉर द क्लाइंट आफ्टर द साइड प्रिवेंट एस्पायरेशन। और ये जो चीज है साइड में इसलिए रखते हैं आफ्टर, क्योंकि उसको क्या, एस्पायरेशन, तो गर्ड रिफ्लेक्स होता है। एस्पायरेशन का मतलब अब बार बार नहीं बता सकता मैं क्या होता है, लेकिन एस्पायरेशन हमने इतनी बार पढ़ लिया। एस्पायरेशन का मतलब होता है जो कंटेंट अंदर गया है वो एकदम से उबकी के थ्रू बाहर आ जाता है, उस चीज को हम कहते हैं वो एस्पायरेशन। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या क्या हो सकता है? रेस्पिरेशन प्रॉब्लम होती है अगर किसी प्रकार की, या एब्डोमिनल की, पेट की सर्जरी, पेट के बल लेट जाओ, इतनी हिम्मत है तुम्हारे में, कहाँ के लग गई और उसी के बल खड़े हो जाओ, नहीं ना। तो वही चीज ध्यान रखनी है। ये हमारी प्रोन पोजीशन। सुपाइन पोजीशन जो सबकी फेवरेट है, जाते ही सीधे आए नमस्ते लेट जाते हो, स्ट्रेट होता है और स्ट्रेट रहता है वो। सुपाइन डोर्सल, जिसको हॉरिजॉन्टल पोजीशन भी कहता है, वर्टिकल हमारे को पता है ये होती है, वो हॉरिजॉन्टल ये होती है। तो सेम इसी पोजीशन को जो है हम क्या कहते हैं? सुपाइन पोजीशन कहते हैं। कब कब जो है ये पोजीशन के अंदर क्या लिखा है? लाइंग ऑन बैक, बैक के लाइन होने चाहिए, लेग एक्सटेंड होने चाहिए, ठीक है, और नी भी जो है हमारे फ्लेक्स होने चाहिए, सब सीधे होने चाहिए, बिल्कुल सीधे है। ये किस लिए करते हैं? एक तो वाइटल साइन असेस करने के समय कर सकते हैं। तो वाइटल साइन में जब पूछे कि भाई बताओ वाइटल साइन कैसे करते हैं, तो एक पॉइंट हमारा रेडी क्या कि सुपाइन पोजीशन में लेटा दो, हॉरिजॉन्टल रिकमेंडेड, या फिर डोर्सल रिकमेंड जो पोजीशन है। इनके ही दूसरे नाम, कंफ्यूज मत होना, इसकी जगह अगर ये आ जाए या इसकी जगह ये आ जाए तो कंफ्यूज मत होना, तीनों जो है सेम है, तीनों जो है सेम नेम है, तीनों जो है सेम नेम है इनके। तो ये चीज में हमारे को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे बड़ा होता था, डोर्सल आ जाता था और पूछते थे, और मैं कहा यार सुपाइन आना चाहिए, डोर्सल आया ही नहीं। तो उस चक्कर में हमारे को जो है पता होना चाहिए कौन सी पोजीशनिंग क्या है। देन हम बात करते हैं दूसरा, फिजिकल एग्जामिनेशन, किसका? हेड का करना हो, नेक का करना हो, इंटीरियर जो थोरेक्स और लंग्स होंगे, इंटीरियर जो थोरेक्स और लंग्स होंगे उनका, या फिर आपके जो लंग्स के बाद हार्ट है, या फिर ब्रेस्ट का है, या एब्डोमेन का है, तो इस कंडीशन के अंदर जो है आप जो है कौन सी पोजीशन दे सकते हो? सुपाइन पोजीशन जो है पेशेंट को प्रोवाइड करा सकते हो। इसके अलावा जो है चौथे नंबर पे आती है हमारी लेटरल साइड लाइन पोजिशनिंग। इसी पोजीशन में सब लेटे लेटे फोन चलाते हो, एक तकिया इधर एक तकिया इधर रख दिया, मस्त आईने एक सर के नीचे और फोन चलाते हो। तो इस प्रकार से साइड लाइन पोजिशन होती है। इसका काम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये एस्पायरेशन से बचाता ही बचाता है, कभी भी कुछ हो जाए ना तो एस्पायरेशन से साइड लाइन पोजिशनिंग बचा देती है। सडन डेथ सिंड्रोम जो है इन्फेंट में देखने को मिलता है, पीडियाट्रिक पेशेंट में, उससे बचा देती है। इसके अलावा लेटरल साइड लाइन पोजिशनिंग के बारे में हम बात करते हैं। द क्लाइंट इज लाइंग ऑन द साइड एंड द हेड एंड द शोल्डर आर अलाइंड विद द हिप स्पाइन एंड पैरेलल टू द एजेस। अब देखो क्या ले रखा है, साइड लाइन पोजिशनिंग तो हो गई पेशेंट की कि भाई हमने इसको साइड लाइन पोजिशनिंग दे दी, लेकिन दूसरी जो चीज है वो यहाँ क्या दे रखी है हमारे को कि अलाइंड रहता है किसमें? हिप और स्पाइन के। हिप जो है और स्पाइन जो है पेशेंट की वो अलाइंड रहती है, एक ही लाइन के अंदर रहती है। दूसरी चीज क्या दे रखी है? पैरेलल टू मेट्रेस एजेस। और ये जो एज है मेट्रेस की उसके पैरेलल रहती है, समान अंतर में चलती जाती है। दूसरी चीज है राइट पोजीशन कब देते हैं? जब बोनी प्रोमिनेंस, अगर लेफ्ट में लेटे लेटे जो बोनी प्रोमिनेंस का मतलब होता है बोन्स के उभार, कहाँ कहाँ हो सकते हैं हमारे बोन्स के उभार? एक यहाँ है, एक ये कंधे के इधर है, एक हमारे ये हैंड पे है, देन ये प्रोमिनेंस है। प्रोमिनेंस का मतलब होता है उभार, बोन के ऊपर जो उभार आते हैं वो। ऑफ द बैक एंड सेक्रल रीजन, जो बैक है और सेक्रल रीजन है उसके यहाँ पर।
इसके अलावा इट इज नॉट यूज फॉर द हिप रिप्लेसमेंट। हिप रिप्लेसमेंट में हम लेफ्ट लेटरल सर्जिकल पोजीशन नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सेक्रल जो प्रोमिनेंटरी है या फिर जो सेक्रल रीजन है हमारा, नॉट प्रोमिनेंटरी, सेक्रल जो रीजन है या फिर ऑर्थोपेडिक जो सर्जरीज होती हैं उनमें कि सेक्रल रीजन के ऊपर प्रेशर सोर बढ़ने का चांसेस होता है। इसके अलावा उस जगह का जो प्रेशर है बोन प्रेशर ज्यादा पड़ सकता है, जिसकी वजह से जो सर्जरी हुई है, मान लो स्टिचेस अभी लगे लगे हैं और वो जो है बाहर लगे हैं और नॉन एब्जॉर्बेबल है, एब्जॉर्बेबल भी है, तो भी वो निकलने के चांसेस देते हैं। लेफ्ट लेटरल पोजीशन जो है इंसर्ट द सपोजिशन, सपोजिशन जो सपोजिटरीज जो हम देते हैं, सपोजिशन या फिर सपोजिटरीज जो हम एनल कैनाल या रेक्टम के थ्रू एनल और रेक्टल कैनाल के थ्रू, रेक्टम के थ्रू जो आप और एनल कैनाल के थ्रू देते हो वो सपोजिटरीज जो है आप यहाँ से प्रोवाइड करा सकते हो। रेक्टल टेम्परेचर ले सकते हो, रेक्टल एग्जामिनेशन, और एनिमा के लिए भी जो है हम कौन सी लेटरल साइडलाइन पोजीशन करते हैं ये हमने देखी थी। ये जब हमने एनिमा पढ़ा था, एनिमेटा पढ़ा था, उस समय हमने देखा था कि कौन सी पोजीशन यूज होती है, रेक्टल पोजीशन, लेटरल पोजीशन। याद रखना पोजीशनिंग विद पिक्चर्स किस प्रकार से दिखती है, ये आप घर पे भी ट्राई कर सकते हो, खुद को ऐसे पोजीशन के अंदर रख के कि भाई अगर मैं इस प्रकार से लेटी हूँ, मैं लेटा हूँ, अगर मेरे नी फ्लेक्स है, अगर मेरे स्पाइन पैरेलल है, अगर मैं बेड के जो मैट्रेस है उसके पैरेलल हूँ, तो मुझे क्या क्या रिलीफ मिलता है। हमको पता है कितनी बार कि ना बैठने से भी जो ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन है वो ठीक हो जाता है रेदर देन लेटने से, लेकिन हाई फाउलर पोजीशन के अंदर जब आप लेटते हो तो उस समय डिस्निया ठीक हो जाता है। तो ये पर्टिकुलर पोजीशनिंग होती है जो कि आपके ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू जो बॉडी के अंदर एक्सर्टेड प्रेशर है उसको कम करती है। ये सही चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास में आती है डोर्सल रिकमेंड पोजीशन, जो आती है वो आती है। ये पोजीशनिंग जो है ज्यादातर तो कब दी जाती है, वैसे तो लिथोटमी पोजीशन की, ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन की होती है, लेकिन ये पोजीशनिंग से थ्रू जो है आप पेशेंट को क्या कर सकते हो, उसके जो आपको क्या करना है, लेग को ऊपर रखना है और लेग को बेंड रखना है, नी को फ्लेक्स्ड रखना है। इसके अलावा अपने हैंड्स को जो है वो एकदम से स्ट्रेट रखने हैं। और इसमें क्या है, लाइंग ऑन हिज बैक, उसके हाँ बैक पे लेटा हुआ है सर, लेग्स दोनों सेपरेट है सर, बिल्कुल लेग्स जो है वो बिल्कुल एक दूसरे से सेपरेटेड है, अलग अलग दिशा में है। इसके अलावा क्या दे रखा है, ये लो हमारे जो लेग्स है वो एक दूसरे से सेपरेटेड है सर। इसके अलावा दूसरी जो चीज है वो क्या दे रखी है हमारे को, नी फ्लेक्स्ड एंड सोल ऑफ द फीट आर ऑन बेड, बेड पे है, ठीक है, नी हमारे फ्लेक्स्ड है बिल्कुल, तो एकदम नी ऐसे की जगह हमारे किस प्रकार से है, इस प्रकार से जो है वो फ्लेक्स्ड है। इसके अलावा हमारा क्या है, क्या दे रखा है, इसके अलावा सोल और द फ्लेट, सोल सर हमारे फ्लेट है सरफेस के ऊपर, डन। देन हम बात करते हैं इसकी वैल्यू क्यों है, इसकी क्या यूजफुलनेस है, तो उसके बारे में हम एक बार बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली जो चीज आती है वो आती है वैल्यू एंड वल्व, वल्वा, और जो हमारे वल्वा एग्जामिनेशन, वल्वर एग्जामिनेशन, VULVAR, वल्वर जो एग्जामिनेशन है या फिर जो वेजाइनल एग्जामिनेशन है उसको करने के लिए की जाती है, ये पोजीशन दी जाती है। इसके अलावा रेक्टल पोजीशन दी जाती है, अगर कैथेटराइजेशन करना हो यूरिनरी ब्लैडर का देन हम उसको यूज करते हैं। और कैथेटराइजेशन जब मेल में करना हो तो सुपाइन पोजीशन देते हैं, फीमेल में करना हो तो रिकमेंड डोर्सल रिकमेंड पोजीशन देते हैं, याद रखना। मेल कैथेटराइजेशन में क्या दोगे, मेल कैथेटराइजेशन एंड फीमेल कैथेटराइजेशन, यहाँ हम कौन सी पोजीशन देंगे, सुपाइन पोजीशन देंगे। और फीमेल के अंदर कौन सी पोजीशन देंगे, डोर्सल रिकमेंड पोजीशन।
ये हमारे को याद रखना है। ये पोजीशनिंग में कंफ्यूजन में तो ना कि सर ने कहा था कैथेटराइजेशन में डोर्सल रिकमेंड पोजीशन लिया, मेल में भी डाल के दो, गलत हो जाएगा वो आंसर तुम्हारा। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, सेमीफोल्डर पोजीशन की। इसको तो कौन नहीं जानता, घर पे जाते ही पढ़ते ही हम ऐसे ही है सबसे पहले। हाँ, वो वाली पोजीशन में भी ऐसे पढ़ता है। तो हमारे हम क्या है देखते हैं, नॉर्मल पोजीशनिंग को हम मेडिकल टर्म के यूज में ना लेके खुद की डेली लाइफ में भी अगर हम देखे कि भाई हम इस प्रकार से पोजीशनिंग, तो छोटे बेबीज होते हैं उनके लिए रखते हैं कि भाई आसपास जो है वो हम बोनी प्रोमिनेंस को कवर करने के लिए नीचे पैड्स नहीं, हमारे पास तो पिलो रख दिया ताकि प्रेशर शो ना हो पोनी के ऊपर, घुटनों के ऊपर, क्योंकि ये उभार होते हैं ना बोनी, तो वो उस जगह हम रखते हैं। इसके अलावा क्या है, ट्रंक इज रोटेटेड। ट्रंक कितना रोटेटेड होता है, 15 से 30 डिग्री रोटेटेड होता है लेटरल पोजीशन के अंदर। रेक्टल एनिमा देना होता है तब हम यूज कर सकते हैं। और इरिगेशन, जो कोलेस्टोमी केयर में भी कोलेस्टोमी इरिगेशन होती है या फिर ऐसी कंडीशन आ जाती है जिसके अंदर रेक्टल एनिमा के इरिगेट करने की भी जरूरत पड़ जाती है, तो उस समय इरिगेट का मतलब है बाहर निकाल देना, नॉट बाहर, सॉरी सॉरी सॉरी, इरिगेशन का मतलब होता है उस जगह को फ्लूइड करना। तो वो सारी चीजें जो है हम यूज करते हैं। देन लिथोटमी पोजीशन, लिथोटमी पोजीशन जो है वो क्या होती है हमारी, द लिथोटमी पोजीशन, द क्लाइंट इज लाइंग ऑन द बैक with the hips and the knee, legs with the right angle and the feet with the strip. Strip किसको कहते हैं, ये चीज ध्यान रखना। ये जो आपको चीजें दिख रही हैं, that is strip। और ये जब पेशेंट जो है सेकंड स्टेज ऑफ लेबर के अंदर, सॉरी फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में होती है मदर, जब माँ अपने पहले लेबर के स्टेज में, 4 स्टेजेस होती हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, वेयर द फर्स्ट स्टेज आर सर्वाइकल रिप्लेसमेंट एंड डायलेटेशन की, उस समय भी मदर को देते हैं। पर यहाँ पे हमारे मेल है, मेल को भी हम देते हैं, कोई बात नहीं। इसके अंदर क्या दे रखा है, लाइन, कोई बात नहीं, नहीं देते हैं वहां, ऐसा नहीं हो कि सर कुछ भी पढ़ा रहा हूँ, नहीं नहीं। स्ट्रिप का मतलब होता है फेस। आपको ये जो जगह है, इस जगह पे आपको फिट, अपने फिट जो है वो रखने हैं, यानी कि अपने पाँव जो है वो यहाँ रखने हैं। देन हमारी दूसरी चीज है, राइट एंगल के अंदर जो है वो फ्लेक्स होने चाहिए आपके। हाँ सर, राइट एंगल में ही फ्लेक्स है हमारे, तो ठीक है, ये लो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है सर हमारे यहाँ। देन हम क्या बात करते हैं तीसरी चीज की, कि द बटक्स आर ब्रॉट टू द एजेस ऑफ एग्जामिनेशन। बटक्स जो है इसके यहाँ स्टिरअप की जो एग्जामिनेशन, बटक्स यहाँ आ जाते हैं ताकि हमारे को जो आसानी हो जाती है पेशेंट को चेक करने के अंदर। इसका यूज होता है एक तो गायनेकोलॉजिकल ट्रीटमेंट और एग्जामिनेशन के पर्पज से, फॉर श्योर, क्योंकि स्टेज ऑफ लेबर में देखना पड़ता है कितना सेंटीग्रेड, कितना सेंटीमीटर कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, डायलेट हुआ है, कितना सर्वाइकल इफेसमेंट हुआ है। इसके अलावा जो हम पर्टिकुलर साइन सिम्टम्स भी देखते हैं, कि हेगार साइन का देखते हैं, चैडविक साइन, ओजिएंडर साइन, ये तो सारे साइंस आते हैं। ये जब हम चेक करते हैं तो उस समय हमारे को ये गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए लेथेटमी पोजीशन जाती है, ध्यान रखना। ये ओबीजीवाई का है वैसे तो, लेकिन हमारे को अभी पढ़ना पड़ेगा क्योंकि गायनिक वर्ड आ चुका है। सर्जिकल प्रोसीजर जो है जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम को भी इन्वॉल्व करता है। इसके अंदर जो है ना हमारे जो सर्जिकल प्रोसीजर है, कौन से, जेनाइटल यूरिनरी जो पोजीशन सिस्टम है उसकी जो सर्जरीज हैं उसके अंदर भी ये पोजीशन इस्तेमाल होती है। देन मैं बात करूं नी चेस्ट पोजीशन की। नी चेस्ट पोजीशन जो है, ये आपका नी है, ये आपका चेस्ट है, इस जगह जो है वो होनी चाहिए। इसके अलावा मान लो ये एक बच्चा है, ये बैठा है, ये लो, इसने इसके हाथ जो है ऐसे रख रखे, तो नी चेस्ट पोजीशन, ये अपने जो घुटने के बल है उस पे बैठा है। और ये हमारा जो है इस प्रकार से सॉरी गाइस, ये इस प्रकार से नीचे पोजीशन भी दी जाती है। क्यों दी जाती है, द क्लाइंट हैज बीन ऑन द प्रोन टू द नी एंड चेस्ट, नी और चेस्ट का होना चाहिए। इसके अलावा पेशेंट को ऐसे भी लेटाया जाता है जिसमें वो जो है अपने दोनों टांगों को ऐसे फ्लेक्स कर लेता है और अपने हाथों को वैसे बांध के और ऐसे लेटा हुआ होता है, इस प्रकार से लेटा हुआ होता है सेम इसी कंडीशन में, लेकिन इसको हम थोड़ा सा उल्टा कर देवे और नी को चेस्ट के पास में लिया है, नी यानी घुटने, चेस्ट यानी जो छाती होती है उसके पास में लिया है। तो इस समय हमारे को क्या मिल जाएगा इस पोजिशन में डाल के पेशेंट को, तो हेड टर्न इन वन साइड, हेड को तो है एक साइड में टर्न कर देंगे। द वेट ऑफ द क्लाइंट शुड बी रेस्ट ऑन द चेस्ट एंड नी, जितना भी वेट है क्लाइंट का वो हमारा कहाँ होना चाहिए, चेस्ट और नी के ऊपर रेस्ट होना चाहिए।
द नी आर फ्लेक्स विद नीलिंग पोजीशन में जो है आप पेशेंट के जो नी है उसको फ्लेक्स रखते हैं। एंड द थाई इज एट द राइट एंगल ऑफ लेग्स के तो राइट एंगल है, वहां पे आपको थाई को रखना होता है। हाँ सर ये लो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है हमारे, जहाँ पे 90 डिग्री फ्लेक्स आ जाए, राइट एंगल समझ आना, हमारे को जो है पेशेंट को है सही वाला पोजीशनिंग 90 डिग्री के एंगल पे रखना है। देन मैं बात करूं आपसे किस चीज की कि भाई इसके यूजेस क्या क्या होते हैं, तो सबसे पहले तो रेक्टम और वेजाइना को आप एग्जामिनेट करने के लिए काम आ सकते हो, या फिर सिग्मोइड जो कोलोन होता है उसके सिग्मोइडोग्राफी जो है या सिग्मोइडोस्कोपी जो है उसके अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हो, सिग्मोइडोस्कोप के थ्रू आप उसको सुन सकते हो, देख सकते हो। देन बात करते हैं हम हमारे ट्रेंडलिनबर्ग पोजीशन में, देख रहे हो कितना, तुमको क्या लग रहा है बड़ा मजा आ रहा है पेशेंट को ऐसे लेटे हुए, नहीं नहीं नहीं, ये कंडीशन कब होती है, तो सबसे पहले द क्लाइंट इज ऑन द लाई सुपाइन, सुपाइन लेटा है, ठीक है, हमारे को पता है 30 to 40 डिग्री लोअर देन फीट, फीट से जो है वो 30 to 40 डिग्री जो है वो कितना उसका 30 to 40 डिग्री जो है वो लोअर होना चाहिए उसका लेग। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, ट्रेंडलिनबर्ग पोजीशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रेंडलिनबर्ग पोजीशन जो है हम उसको कहते हैं। देन मैं बात करूं इंडिकेशन की, तो इंडिकेशन में आ जाता है हमारे एग्जामिनेशन ऑफ द पेल्विक ऑर्गन, पेल्विक ऑर्गन का जो एग्जामिनेशन है, पेल्विक ऑर्गन का जो एग्जामिनेशन है वो क्या है हमारा, करने के लिए हमारे को पेल्विक ऑर्गन के एग्जामिनेशन के लिए हम यूज करते हैं, या पेशेंट को जब शोक आ जाता है तो उसका जो वीनस रिटर्न है जो हमारे काफ मसल से आता है, तो वीनस रिटर्न को नॉर्मल करने के लिए हम करते हैं, वीनस रिटर्न को नॉर्मल करने के लिए जो कि शोक में कम हो जाता है, नॉर्मल करने के लिए नॉर्मलाइज। इसके अलावा पोस्टरल जो ड्रेनेज है उस समय हम करते हैं यूज। इसके अलावा वीनस रिटर्न जो हमने किया है अभी बताया प्रमोट करने के लिए। इसके अलावा ट्रीट द पेशेंट विद डिक्रीज ब्लड प्रेशर, सॉरी ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है तो उसको ट्रीट करने में। देन हम इसके अंदर क्या याद रखना है कि भाई कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या क्या है इस पर्टिकुलर जो पोजीशन है उसका, तो हेड इंजरी के समय नहीं करना है, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में भी नहीं करना है, क्योंकि इंट्राक्रैनियल प्रेशर को बढ़ा देता है, सर में होने वाले प्रेशर को बढ़ा देता है ये, या हमारा जो आईसीपी है उसको बढ़ा देता है, तो उस समय भी आपको नहीं करना है। इसके अलावा दूसरी चीज क्या ध्यान रखनी है, हमारे को रेस्पिरेशन या कार्डियक डिसऑर्डर भी हो जाता है, तो उस समय भी आपको जो ये पोजीशन प्रोवाइड नहीं करानी है। इसके अलावा मैं बात करूं इंपॉर्टेंट पोजीशनिंग की, पर्टिकुलर समय में पर्टिकुलर पोजीशनिंग होती है, ये लिस्ट है, इनको याद रख लेना, रटने ही पड़ेंगे, कोई ऐसी चीज नहीं है, थोड़ा बहुत समझते जाएंगे तो हमारे लिए आसान होगी। जैसे अगर किसी पेशेंट का है, फीमेल लेडी का अगर ब्रेस्ट जो है उसको क्या कर दिया गया है, ब्रेस्ट जो है उसको रिमूव कर दिया गया है, जिसको मेस्टेक्टमी कहते हैं, जिसके अंदर क्या पोजीशन देते हो, सेमी फोल्डर पोजीशन, जिसमें हेड जो है वो एलिवेटेड होना चाहिए एटलीस्ट 30 डिग्री का। इसके अलावा पेरिनियल वेजाइनल अगर पोजीशन का प्रोसीजर कर रहे हो तो लिथोटमी पोजीशन दे दोगे। हाइपोफाइसेक्टमी होती है तो उसमें आपको जो हेड को एलिवेटेड रखना है बेड से। थायराइडेक्टमी होती है, थायराइड को अलग कर देता है, तो उस समय एक्टमी का मतलब होता है जिसके पीछे एक्टमी लग जाए, पार्ट को रिमूव कर रहे हैं तो वो पार्ट को रिमूव कर देता है, तो वो कौन सी पोजीशन हो जाती है हमारी, सेमीफोल्डर पोजीशन। हेमरेडोइक्टमी करता है तो लेटरल पोजीशन दी जाती है, साइड लाइन पोजीशन को कहते हैं। गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज होगा तो ट्रेंडलिनबर्ग पोजीशन देंगे ताकि एस्पायरेशन होने के चांसेस कम हो जाए। लीवर बायोप्सी की जाती है तो उसके अंदर जो है सुपाइन पोजीशन दो, देन उसके बाद में जो है साइड लाइन पोजीशन में राइट लेटरल, क्योंकि लिवर जो है राइट साइड में होता है, तो उस समय जो है हमारे को और कौन सा हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन होता है, तो उस समय हमारे को लिवर बायोप्सी में याद रखना है राइट लेटरल पोजीशन देनी है पेशेंट को। पैरासिंथेसिस में कौन सी पोजीशन दोगे आप, तो पेशेंट को सेमीफोल्डर पोजीशन देनी है इन द बेड एंड सिटिंग अपराइट इनटू द साइड ऑफ बेड, साइड ऑफ बेड पे जो है पैरासिंथेसिस वाले पेशेंट को जो है सिटिंग करनी है अपराइट में और सेमी फॉलो पोजीशन प्रोवाइड करानी है। अगर ट्यूब फीडिंग इरिगेशन होता है तो बेड को एलिवेट करना है, हेड को 30 to 45 डिग्री
जिसको हम क्या कहते हैं, सेमी फाउलर टू फाउलर पोजीशन कहते हैं। रेक्टल एनिमा या इरिगेशन होता है, उसमें लेफ्ट सेमी पोजीशन देते हैं, सेमी फाउलर पोजीशन देते हैं। एब्डोमिनल एन्यूरिज्म तब हो जाता है जिसमें एन्यूरिज्म में रप्चर होने के चांसेस हो जाते हैं, तो उस समय आपको कौन सा पोजीशन देनी है। एन्यूरिज्म का मतलब क्या आता है, एन्यूरिज्म का मतलब होता है पर्टिकुलर वेसल्स या जो एरिया है वो स्वेल हो जाता है या सूज जाता है। हेड जो है बेड पे वो है, कितना फॉलर पोजीशन में 45 डिग्री तक आपको उसको एलिवेट रखना है। देन क्रोनिक हार्ट फेलियर हो गया या फिर जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो गया, इसके अलावा जो है हमारे पल्मोनरी एनिमा है, उस समय एडिमा, पल्मोनरी एडिमा जो है, पल्मोनरी एडिमा के अंदर आपको कौन सी पोजीशन देनी है, हमारे अपराइट पोजीशन देनी है, जिसके थ्रू क्या होगा, लेग्स को हैंग रखोगे तो वेनस प्रेशर नॉर्मल रहेगा और डीप वेन थ्रोम्बोसिस होने के चांस कम हो जाएंगे, और डीप वेन थ्रोम्बोसिस नहीं होगा तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म वैसे ही नहीं होगा। इसके अलावा दूसरी चीज है कैटरेक्ट सर्जरी के अंदर क्या करते हैं, मोतियाबिंद की जो सर्जरी होती है उसमें सेमी फाउलर या फाउलर पोजीशन प्रोवाइड की जाती है पोस्ट ऑपरेटिवली, ऑपरेशन होने के बाद, ताकि इंट्राक्रैनियल प्रेशर ना बढ़े और कैटरेक्ट का जो कंडीशन है उसमें आपका जो इंट्राओक्यूलर प्रेशर है वो ना बढ़े। ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया जो होता है वो हमारे को किससे बचाता है, हाई फाउलर पोजीशन में। हाई फाउलर पोजीशन में भी क्या ऑटोनोमिक किससे बचाएगा हमारे को, एक तो बचाएगा टेकिकार्डिया, टेकिपनिया, सॉरी नॉट टेकिकार्डिया, टेकिपनिया एंड ब्रेडिकार्डिया। इससे हमारे को जो है वो पोजीशन बचाएगी ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया के अंदर। देन हम बात करते हैं किसकी, हमारे सेरेब्रल एन्यूरिज्म हो गया उसकी। पहले वाला एब्डोमिनल एन्यूरिज्म का याद रखना, दूसरा वाला है हमारे क्या है, हमारे सेमी फाउलर टू फाउलर पोजीशन ही दोगे 30 से 45 तक आपको जो डिग्री है उसमें से करना है। सेरेब्रल एन्यूरिज्म का ब्रेन की कोई ऐसी नस जिसमें सूजन आ गई है या वो सूज चुकी है, अब वो ब्लड वेसल जो है वो पूरी तरह से क्लोट नहीं हो पाती, देन ब्रेन अटैक आ जाता है या स्ट्रोक आ जाता है, तो उसमें पेशेंट को हेमरेजिक कंडीशन में हेड एलिवेट करना है 30 डिग्री तक का। देन बात करते हैं क्रेनियटमी, यानी कि ब्रेन को निकालता है, क्रेनियस्टमी को क्रेनियल जो बोन होती है उसको खोल के, तो उसमें भी सेमी फाउलर पोजीशन ही दोगे, उसके अलावा कोई से दे भी नहीं सकते क्योंकि इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाता है, और इस समय तो बहुत ही क्रूशियल रहती है ये चीज। लेमिनेक्टमी किसमें करते हैं, एलिवेट द हेड फॉर 30 to 45 डिग्री सेमी फाउलर टू फाउलर पोजीशन में। लंबर पंचर के अंदर ध्यान रखना, लेटरल तो देते ही देते, लेकिन आजकल एक नया जो अपडेट आया है, लेटरल पोजीशन के अलावा एक और जो चीज आई है वो क्या आ जाती है, स्ट्रेट रखा जाता है पेशेंट को, अपराइट या लाइंग अपराइट, लाइंग स्ट्रेट और अपराइट, और अपराइट टू प्रिवेंट एस्पायरेशन। लंबर पंचर क्या होता है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड की जो T4 और T5 जो होती है, सॉरी L4 L5 जो होती है, उसके थ्रू जो है हम क्या करते हैं, वर्टिब्रा के थ्रू इंस्पायर करते हैं नीडल को, और नीडल को इंसर्ट करने के बाद में जो है हम पंचर के लिए CSF जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है उसको निकालते हैं। टोटल हिप रिप्लेसमेंट की बात आ जाए तो एबडक्शन वाला अगर करना है तो सुपाइन पोजीशन में रखो एबडक्शन, और एडक्शन का मतलब क्या होता है, हमने पढ़ रखा है कि मिड स्ट्रीम से अगर जो हैंड है वो दूर चला गया तो वो है एबडक्शन, और पास आ गया एडक्शन। तो एबडक्शन करना है हमारे को तो उस समय जो है पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में रखना है और पेशेंट का जो को इस तरह से रखना है।
इस प्रकार से ये जो मिड लाइन से जो है इसका पैर जो है वो क्या है, दूर है, यानी दैट इज एबडक्शन, दैट इज एबडक्शन। देन हम बात करते हैं किसकी, हमारी जो नॉन ऑपरेटिव साइड है उसको रखना है पिलो, और उसके अलावा जो है हमारे को क्या करना है, पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है कि भाई कृपा करके पैर को मत मोड़ के बैठ जाना आराम से, क्योंकि तेरे हिप रिप्लेसमेंट हुआ है तो इस जगह जो है डिस्लोज होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ध्यान रखना दो नोट हमारे सामने है, क्या क्या दे रखा है। इफ द क्लाइंट इज रिसीविंग द कंटिन्यूअस ट्यूब फीडिंग प्लेस इन द सुपाइन पोजीशन देन द प्रोवाइड द केयर। आपको अगर उसको बेड बाथ कराना है, उसको जो है आपकी फीडिंग को रोकना है, प्रिवेंट करना है एक्सपायरेशन से, या लिनन चेंज करना है, तो मैं सुपाइन पोजीशन में डाल दूं। इसके अलावा डू नॉट प्लेस द क्लाइंट इन द हेड इंजरी विद द प्लेट और ट्रेंडिलिनबर्ग पोजीशन। ठीक है सर, हम पता है इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाएगा, ये चीजों में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देन हम बात करते हैं हमारी पिग नर्सिंग क्लासेस जो है जीएनएम और एएनएम का कोर्स लेके आया है। 12वीं पास जो बच्चे हैं वो अपना करियर नर्सिंग में बना सकते हैं। के पास एक सुनहरा अवसर है जहाँ आपको ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन क्लासेस भी मिलेंगी। ये बहुत रेयर कॉलेजेस में होता है कि आपको ऑनलाइन क्लासेस भी यहाँ पे मिलती है। इसका जो एसेस रहेगा वो ये रहेगा, 45,000 रुपये आपको एएनएम की फीस है 1 साल की, जीएनएम की जो है 65,000 रुपये है पर ईयर की, और इसके थ्रू जो है आप 2 साल का एएनएम और 3 साल की जो जीएनएम है वो कर सकते हो। देन हम बात करेंगे नए कंसेप्ट के ऊपर, प्रोविजन ऑफ सेफ्टी और कंसर्न, जिसमें इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम आ जाएगा ऑटोग्राफ, यानी कि आफ्टर सर्जरी द साइट इज इमोबिलाइज्ड फॉर 3 to 7 डेज। सर्जरी के बाद में जो है 3 से 7 दिन तक आपको अपनी जो सर्जरी के साइट है वहाँ को इमोबिलाइज रखना है। इमोबिलाइज का मतलब है उसको हिलने डुलने नहीं देना है, उसको एकदम एक कंडीशन में रखना है। देन दूसरी जो चीज दे रखी है वो क्या है, द बर्न फेस। अगर पेशेंट का जो फेस है वो जला हुआ है, तो हेड है, तो उस समय आपको बेड, ये सेफ्टी कंसर्ट पोजीशनिंग के अकॉर्डिंग ही देख रहे हैं हम। Elevated the head of the bed to prevent and reduce the facial head and the tracheal edema। इन तीनों जगहों पे एडिमा होने से बचाता है। इसके अलावा स्किन ग्राफ्ट होता है, तो एलिवेट एंड इमोबिलाइज द ग्राफ्ट साइड टू प्रिवेंट मूवमेंट। मूवमेंट की जो प्रिवेंट है उसको करने के लिए स्किन ग्राफ्ट की जाती है ताकि वो एलिवेट हो जाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेसेक्टमी, जिसमें हमने सेमी पोलर पोजीशन, पेरिनल वेजाइनल में लिथोटोमिक पोजीशन हमने देख ली है। देन सेम चीज है थायराइडेक्टमी करते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम के अकॉर्डिंग देखे तो थायराइडेक्टमी करेंगे, तो इसमें आपको सेमी फाउलर पोजीशन देनी है ताकि पेशेंट की जो नेक है उसमें स्वेलिंग और एडिमा ना हो गए, अगर हो भी जाए तो उससे बच जाए वो। देन हम बात करते हैं हमारे गेस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम की, तो हेमरेक्टमी होती है जिसमें लेटरल पोजीशन, थर्ड वाले के अंदर हमारे को क्या देनी है, प्रिवेंट एस्पिरेशन एंड इसोफेजियल रिफ्लेक्स, तो उसमें हमारे को क्या देनी है, हमारे को रिवर्स टेंड्रिलिनबर्ग पोजीशन देनी है। जहाँ पेशेंट को हमने इस प्रकार से लेटाया था वहां किसे लेटाना है, इस प्रकार से लेटाना है, इस प्रकार से लेटाना है। देन लिवर बायोप्सी आ जाता है। लिवर बायोप्सी के अंदर आ जाता है हमारे ड्यूरिंग द प्रोसीजर द पोजीशन द सुपर, पोजीशन किस में रखनी है, पेशेंट को किस क्लाइंट को किस पोजीशन में रखना है, सुपाइन पोजीशन में रखना है। द क्लाइंट राइट आर्म इज रेज्ड एंड एक्सटेंडेड, उसके जो राइट आर्म्स जो है वो क्या हो जाएंगे, रेज्ड हो जाएंगे और एक्सटेंड हो जाएंगे। इसके अलावा हमारे को लिवर में कौन सी, राइट साइड जो लेटरल पोजीशन है वो रखना है ताकि राइट इंटरकोस्टल स्पेस जो है उसमें मैक्सिमम एक्सपोजर हो सके और हमें पता चल सके कि हमारे को क्या करना है। और जब प्रोसीजर हो जाएगा देन हम उनको राइट साइड लाइन पोजीशन प्रोवाइड करेंगे, साथ में हम फोल्डेड टॉवेल या फिर जो पिलो है वो दे देंगे ताकि वो पंचर साइड पे एटलीस्ट 3 घंटे तक रख सके, ताकि लीकेज या फिर जो किसी प्रकार का कोई लीकेज या फिर क्या था वो, हाँ अगर लीकेज हो ना हो जाए, और इसके अलावा आपको जो है एम्बोलिज्म और हेमरोइड से बचा सके, क्योंकि हर एक सर्जरी का एक हेमरोइड जो है कॉमन कॉम्प्लिकेशन। नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब के बारे में बात करूं, सब हमने पढ़ ली है सर, हाई फाउलर पोजीशन देंगे। इसके अलावा इरिगेट करना होगा तो सेमी फाउलर पोजीशन दे देंगे, यानी कि 90 डिग्री तो थोड़ा, अगर हमने ज्यादा उसको जो है अगर 45 डिग्री से ज्यादा एलिवेट किया था हेड को, तो हम यहाँ पे जो है अब क्या कर देंगे, सेमी फाउलर पोजीशन में, यानी 30 डिग्री तक कर देंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेक्टल एनिमा नहीं होती, तो रेक्टल एनिमा के लिए आपको क्या है, ग्रेविटी के जो फ्लो है उसको बचाने के लिए नेचुरल डायरेक्शन में जो कोलोन के
उसमें आपको ये प्रोवाइड कराना है, ताकि आप जब वो एनिमा प्रोवाइड कराओ तो वो आपस से बाहर ना आ जाए, लीक ना कर जाए। इसके अलावा रेस्पिरेशन में अगर सीओपीडी वाला पेशेंट है, क्रॉनिक पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज वाला जो पेशेंट है, उसमें आपको सेवरल पिलो रखने हैं, साथ में सिटिंग पोजीशन देनी है, और उसके आर्म्स को जो है वो बेड टेबल पे रखना है, इससे जो आप नॉर्मली बैठते हो। लेरिंजेक्टमी होती है, लेरिंजेक्टमी जो होती है उसके अंदर आपको कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करानी है? रेडिकल नेक डिस्ट्रक्शन, रेडिकल नेक जो डाइसेक्शन है उसमें आपको कौन सी पोजीशन, सेमी फाउलर या फिर जो फाउलर पोजीशन है हमारे को वो प्रोवाइड करानी है। ब्रोंकोस्कोप है, ब्रोंकोस्कोप के अंदर हमारे को कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करानी है? सेमी फाउलर, ताकि चोकिंग ना हो सके और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम ना हो सके, एस्पायरेशन ना हो सके, निमोनिया भी ना हो सके। पोस्टरल ड्रेनेज होगा, उसमें ट्रेंडलिनबर्ग पोजीशन थोरेसिंथेसिस में हमारे को 45 डिग्री 8 एलिवेटेड करके फाउलर पोजीशन देनी है। कार्डियोवास्कुलर जो सिस्टम आता है इसके अंदर हमारे को क्या करनी है? एम्पुटेशन द लोअर एक्सट्रीमिटी, इसमें हमारे को कौन सी पोजीशन देनी है? 24 घंटे के शुरू में जब एम्पुटेट करते हैं तो उस समय तो आपको उसको बेड के फुट पे एलिवेट कर देना है। इसके अलावा जो स्टंप और नीडल पिलो जो है वो प्रोवाइड कराने हैं, बट नॉट एलिवेटेड बिकॉज द फ्लेक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्चर, कॉन्ट्रैक्शन के फ्लेक्स की वजह से, तो रिड्यूस द एडिमा, एडिमा को रिड्यूस करने के लिए। कार्डियक कैथेटराइजेशन जो आ जाता है वो अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी is kept straight and the head is elevated not greater than 30 डिग्री। ठीक है, डन है सर कि 30 डिग्री से ज्यादा कार्डियक कैथेटराइजेशन में हम सेमी फॉलर पोजीशन में उसको नहीं करने देंगे। क्यों नहीं करने देंगे? ताकि हमारी जो इंटरनल जुगुलर वेन है वो ज्यादा एक्सटेंड ना हो सके, थिन ना रह जाए। डीप वेन थ्रोम्बोसिस के अंदर तो हेड एलिवेट करके बेड रेस्ट करने को ही कहते हैं, लंबे पाँव कर लो, रेस्ट करो, यही होता है। वेरिकोज वेन के अंदर लेग एलिवेशन एट द हार्ट लेवल, लेवल के जो हार्ट लेवल तक है वहां तक आपको उसको रखना है, ताकि पल्मोनरी एम्बोलिज्म की चांसेस कम हो जाए। इसके अलावा सेंसरी वाले पेशेंट में आपको कैटरेक्ट सर्जरी अगर होती है तो सेंसरीज में आता है आई, तो कैटरेक्ट सर्जरी जो ग्लास्कोमा स्केल सॉरी ग्लूकोमा या कैटरेक्ट होता है, तो उस समय आपको इंट्राओक्यूलर प्रेशर से बचाने के लिए सेमी फाउलर और फाउलर पोजीशन देनी है। पिंक नर्सिंग क्लासेस ऑनलाइन बैच भी हमारे लिए लाया है। इनके साथ अगर ऑफलाइन क्लासेस जो हैं अगर अटेंड नहीं कर पाए तो एएनएम का मंथली सब्सक्रिप्शन 215 रुपए और जीएनएम का 267 रुपए में आपको जो है ऑनलाइन बैच मंथली सब्सक्रिप्शन में मिल जाएगा। आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रख सकते हैं। इन कुछ सर्कमस्टांसेस में आप नहीं आ पाए कॉलेज तो उस समय आप ये चीजें कर सके। थैंक यू, होप आप अपने को बताएंगे और खुद भी वो चीज असेस करेंगे। अगर हम न्यूरोलॉजिकल सिस्टम में देख लो तो सेरेब्रल एन्यूरिज्म या तो सेमी फाउलर पोजीशन देंगे, फाउलर पोजीशन देंगे इंट्राक्रैनियल प्रेशर से बचाने के लिए। सेरेब्रल वास्कुलर डिजीज में भी सेम देंगे, सेम क्रेनियोटमी के अंदर देंगे। इसके अलावा लंबर पंचर आ जाएगा तो एल4 लंबर पंचर, एल4 लेटरल पोजीशन। और एक और चीज हमने क्या देखी है, स्ट्रेट अपराइट या सुपाइन पोजीशन की जो है, सुपाइन नहीं स्ट्रेट अपराइट या फिर जो पोजीशन है वो प्रोवाइड की जाती है ताकि पेशेंट को जो है एस्पायरेशन ना हो जाए या फिर पेशेंट जो है किसी प्रकार से कोई उसको डिजीज ना हो सके। प्रोसीजर के बाद में आपको सुपाइन पोजीशन देनी है। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी जो हो जाती है, इमोबिलाइज द क्लाइंट एंड द न्यूट्रल पोजीशन, इमोबिलाइज कर देना है और न्यूट्रल पोजीशन में उस पोजीशन में रखना है, उसको किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए। प्रिवेंट हेड फ्लेक्स, रोटेशन और एक्सटेंशन, हेड को फ्लेक्स रखना है, रोटेशन को एक्सटेंड करना है। हेड इज इमोबिलाइज्ड विद द फिल्म पैडेड सर्वाइकल कोलार, एक जो सर्वाइकल कोलार है उससे हमारे को जो है उस पेशेंट को फ्लेक्स रखने के बाद में हमारे को उसको पेशेंट को क्या करना है, पैडेड जो है वो रखना है। क्यों रखना है सर्वाइकल कोलार को, ये वाली जो सर्वाइकल कोलर है उसको क्यों आपको पैडेड रखना है? ताकि पेशेंट जो है वो हिल डुल ना सके और आराम से जो है उसका इंट्राक्रैनियल प्रेशर भी मेंटेन रहे और उसकी जो है किसी प्रकार से कोई पोस्ट ऑपरेटिव सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन ना देखने को मिले। मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम जो होता है उसमें हम अगर हम देखें तो देखो टोटल हिप रिप्लेसमेंट की बात करी थी कि हमारी क्या आ जाती है, हमने एबडक्शन की बात करी थी कि वे पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लेटाएंगे, एबडक्ट रखेंगे, उसको कहेंगे क्रॉस नहीं करने अपने लेग को। इसके अलावा दूसरी चीज है इसके अंदर जो इंटरनल और एक्सटर्नल रोटेशन नहीं करना है, यानी इंटरनल और जो एक्सटर्नल रोटेशन है वो नहीं करना है, क्योंकि डायरेक्ट हिप का जो जॉइंट होता है वो एसिटाबुलम पे जो फीमर अटकी हुई होती है वो बाद में बार बार हिलती है और वो एक बार अगर डिसलोज्ड हो गई तो वापस से कॉम्प्लिकेशन अराइज हो जाएंगे। साइडलाइन पोजीशन जो है इसका में अलाउ नहीं होती है, ध्यान रखना। आई होप आपको ये पोजीशनिंग की जो क्लास है वो समझ में आई होगी।
होप ये क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इस क्लास को अच्छे से पढ़ना, क्योंकि आपको पर्टिकुलर पोजीशन पता होगी तो आप सारी चीजें जो है वो कर पाओगे। थैंक यू सो मच।